आज के इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा 2022 कक्षा 12वीं के विषय भौतिक शास्त्र के प्रश्न पत्र को हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्न पत्र में आए जितने भी प्रश्न हैं इन सभी प्रश्नों के हल हम एक एक करके करेंगे। तो आइए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें पहला पार्ट है, ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में आवेश Q रखने पर उस पर लगने वाला बल होगा। ऑप्शन ए है F बराबरी से E अपॉन क्यू, ऑप्शन बी है F बराबरी से Q अपॉन ई, ऑप्शन सी है F बराबरी से क्यू ई और ऑप्शन डी है F बराबरी से E माइनस क्यू। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबरी से F बटे Q। तो यहाँ से यदि हम बल का मान निकालें F बराबरी से तो वो हमें मिलेगा Q इंटू ई। तो किसी विद्युत क्षेत्र में यदि आवेश Q रखा हो तो उस आवेश पर जो लगने वाला बल होता है वो होता है F बराबरी से क्यू ई। तो इसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर दूसरा है, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन ए है केवल विद्युत क्षेत्र, ऑप्शन बी है केवल चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो जब आवेश गति में होता है अर्थात जब आवेश गति करता है तो वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है ये इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि एक गतिमान आवेश विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, लेंज का नियम निम्न किससे संबंधित है। तो नंबर 1 है आवेश संरक्षण के नियम से, बी ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण के नियम से, सी ऑप्शन है द्रव्यमान संरक्षण के नियम से और डी ऑप्शन है संवेग संरक्षण के नियम से। तो जो लेंज का नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम से। तो लेंज का जो नियम संबंधित है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। अगला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। ऑप्शन ए है गामा किरणें, ऑप्शन बी है दृश्य प्रकाश, ऑप्शन सी है अवरक्त विकिरण और ऑप्शन डी है पराबैंगनी विकिरण। तो यहाँ हमसे प्रश्न में तरंगदैर्घ्य के बारे में पूछा गया है। तो हमने यहाँ पर सारी तरंगों को उनकी तरंगदैर्घ्य के अधिक तरंगदैर्घ्य से कम तरंगदैर्घ्य के क्रम में रखा है। अर्थात सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य रेडियो तरंगों की होती है, उससे कम सूक्ष्म तरंगों की, उससे कम अवरक्त तरंगे, उससे कम दृश्य तरंगे और इस प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे कम तरंगदैर्घ्य जो होती है वो गामा किरणों की होती है। तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तो हमारा ऑप्शन होगा गामा किरणें। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए जो है ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। यदि हमसे इस प्रश्न में आवृत्ति के बारे में पूछा जाता तो यहाँ पर हमने आवृत्ति के बारे में भी लिख करके रखा है। तो आप दोनों ही तरीकों के प्रश्न, या तो वो तरंगदैर्घ्य से संबंधित हो या आवृत्ति से संबंधित हो, दोनों ही प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आप इसको देख करके दे सकते हैं। अगला प्रश्न है नंबर 5, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। ऑप्शन ए है बैंगनी रंग, ऑप्शन बी है लाल रंग, ऑप्शन सी है पीला रंग और ऑप्शन डी है नीला रंग। तो यहाँ पर हमने प्रकाश के रंगों के नाम लिखे हैं, लाल, पीला, हरा, नीला और बैंगनी। यहाँ पर उसकी तरंगदैर्घ्य भी लिखी है और इधर साइड में उसके अपवर्तनांक लिखे हुए। तो अपवर्तनांक हमने दो अलग अलग कांच के लिए लिखे हैं, एक क्राउन कांच होता है और एक फ्लिंट कांच होता है। तो हम देख पा रहे हैं कि लाल रंग जो है इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज़्यादा है। इन सारे रंगों में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक है और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम है। तो जिस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है उसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है। तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है, उसका अपवर्तनांक सबसे कम है 1.515 जो कि क्राउन कांच के लिए है। और बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य बहुत ही कम है, इसलिए इसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा है इन सभी रंगों में। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि जिसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो इन सभी रंगों में यदि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य लाल रंग की है, इस कारण से उसका जो अपवर्तनांक है वो बाकी सबसे कम है। तो हमसे प्रश्न में यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा। तो कांच का अपवर्तनांक सबसे न्यूनतम होता है लाल रंग के लिए, क्योंकि लाल रंग का अपवर्तन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में होना चाहिए। पहला ऑप्शन है अधिक व्यास का अभिदृश्यक, दूसरा ऑप्शन है कम व्यास का अभिदृश्यक, तीसरा ऑप्शन है कम फोकस दूरी वाला अभिदृश्यक और चौथा ऑप्शन है कम फोकस दूरी की नेत्रिका। तो अच्छे विभेदन के लिए किसी दूरदर्शी में
अधिक व्यास का अभिदृश्यक होना जरूरी है। अगर किसी दूरदर्शी में अधिक व्यास का अभिदृश्यक है तो उसकी विभेदन क्षमता अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है 150 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य होगी। पहला ऑप्शन है 150 एंगस्ट्रॉम, दूसरा ऑप्शन है 1 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 1 नैनोमीटर और चौथा ऑप्शन है 1 एंगस्ट्रॉम। ये सारे जो ए लिखे हुए हैं ए एंगस्ट्रॉम है। तो डी ब्रोगली जो तरंगदैर्घ्य होती है उसका जो सूत्र है डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का वो लैम्डा बराबर से है h अपॉन रूट के अंदर 2m/eV, जहाँ पे m जो है वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। m जो है वो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और यहाँ पर जो e यूज़ हुआ है वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश। और तीसरी चीज़ जो है यहाँ पर v वो है विभवांतर। यहाँ पर कैपिटल V जो है ये विभवांतर को प्रदर्शित कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लैम्डा बराबर से एक और सूत्र बन के आता है। यहाँ ऊपर में जो h लिखा हुआ है ये h होता है प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 × 10⁻⁻34। तो यहाँ पर ये 2 जैसा का वैसे ही रहेगा। इसके बाद हमने m का मान रखा है 9.1 × 10⁻31 जो कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और यहाँ पर 1.6 × 10⁻19 जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है, और v जो है ये विभवांतर जैसा का वैसे ही रहेगा। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो लैम्डा बराबर से इन पूरी वैल्यू को सॉल्व करने पे आता है 150/v, और गुने में आता है 10⁻10, और ये सारी वैल्यू आती है मीटर में। अगर हम इस सूत्र का उपयोग करें तो यहाँ हमें मिलेगा लैम्डा बराबर से रूट के अंदर 150/v × 10⁻−10 मीटर। अब हमें जो प्रश्न में विभवांतर दिया है v का मान वो दिया है 150 वोल्ट। तो हम लैम्डा बराबर से 150/150 × 10⁻10 मीटर इसको हल करते हैं तो 150 से 150 कैंसिल हो जाता है। तो लैम्डा बराबर से बचेगा रूट के अंदर 1, और गुने में चल रहा है 10⁻10 मीटर। अब रूट 1 को अगर हम बाहर निकालें तो ये 1 ही आएगा, और 10⁻10 मीटर जैसा का वैसा। 10⁻10 मीटर में 1 एंगस्ट्रॉम होता है। तो अगर हम इस पूरी वैल्यू की जगह एंगस्ट्रॉम लिख दें तो हमें लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है 1 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो तरंगदैर्घ्य लैम्डा का मान आया है वो 1 एंगस्ट्रॉम है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, 1 एंगस्ट्रॉम। प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें नंबर 1 है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध खाली स्थान होता है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत। दूसरा प्रश्न है इसमें एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य खालिस्तान का कलांतर होता है। तो एलसी परिपथ में धारा और वोल्टेज के बीच जो कलांतर होता है वो 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा π/2 रेडियन। तीसरा प्रश्न है अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए जिन तरंगों का उपयोग किया जाता है उनका नाम है अवरक्त तरंगे। तो अंधेरे में फोटोग्राफी के लिए अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है जीवाणुनाशक के रूप में खालिस्तान तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो जीवाणुनाशी के रूप में पराबैंगनी तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पराबैंगनी तरंगे। अगला प्रश्न है एक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता खालिस्तान जाती है। तो सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई जब बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म के रंगीन दिखाई देने का कारण खालिस्तान है। तो श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन इसलिए दिखाई देती है क्योंकि उसका जो मुख्य कारण है वो है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण के कारण श्वेत प्रकाश में पतली फिल्म रंगीन दिखाई देती है। अगला प्रश्न है नॉट गेट को खालिस्तान भी कहते हैं। तो नॉट गेट को उत्क्रमक या प्रतिलोमक भी कहा जाता है क्योंकि ये जो भी इसको इनपुट दिया जाता है उसका उल्टा कर देता है। यदि हम इसके इनपुट में 1 देते हैं तो ये हमें 0 देता है, यदि हम इनपुट में 0 देते हैं तो ये हमें आउटपुट में 1 देता है। तो इनपुट को पलट देता है, तो इसे उत्क्रमक या प्रतिलोमक कहा जाता है। इसे इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। कई जगह पर आपको इसे इन्वर्टर गेट ऐसा भी लिखा मिल सकता है। तो नॉट गेट को उत्क्रमक, प्रतिलोमक या फिर इन्वर्टर गेट भी कहा जाता है। तो ये हमारे रिक्त स्थान थे। यहाँ पर हमने पूरे रिक्त स्थान कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
प्रश्न तीसरे का पहला पार्ट है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का सूत्र होता है वो होता है E बराबरी से F/Q0। अब यदि हमें E का मात्रक ज्ञात करना है तो हमें सबसे पहले F का मात्रक लिखना होगा और नीचे में Q0 का मात्रक लिखना होगा। तो F यहाँ पर बल है और बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, और Q0 यहाँ पर आवेश है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तो इसे हम न्यूटन प्रति कूलाम पढ़ सकते हैं। न्यूटन प्रति कूलाम को N प्रति C भी इस प्रकार से भी संकेत के रूप में लिखा जाता है। तो जो एसआई पद्धति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम, और इसे सांकेतिक भाषा में न्यूटन प्रति कूलाम कुछ इस तरीके से भी लिखा जाता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम। प्रश्न इसी का दूसरा नंबर है, एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना, लंबाई को हम 3 गुना कर देते हैं तो उसका प्रतिरोध कितने गुना हो जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो किसी तार को खींचकर जब उसकी लंबाई n गुनी की जाती है तो उसका प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। मतलब यदि हम लंबाई को 2 गुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध 2 का स्क्वायर अर्थात 4 गुना हो जाता है। यदि हम लंबाई को 3 गुना करते हैं तो उसका प्रतिरोध 3 का स्क्वायर अर्थात 9 गुना हो जाता है। तो जब हम किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को 3 गुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। तो यदि हम किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई को 3 गुना करेंगे तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 9 गुना। इसके लिए यदि हम रिलेशन देखें तो यदि हम पुराने प्रतिरोध को R माने और नए प्रतिरोध को R डैश माने तो R डैश बराबरी से होता है N स्क्वायर इंटू R। अब यदि हम प्रतिरोध को तार की लंबाई को 1 गुना या 2 गुना यदि करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू R। तो जो नया प्रतिरोध आएगा R डैश वो आ जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4R। तो जो पुराना प्रतिरोध था उसका 4 गुना यहाँ पर हो गया है। यदि हम लंबाई 3 गुना करते हैं तो यहाँ n का मान 3 हो जाएगा, 3 स्क्वायर R, मतलब जो नया प्रतिरोध है वो पुराने प्रतिरोध का 9 गुना हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक लिखिए। तो स्वप्रेरकत्व का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हेनरी। इसी के साथ हमें याद रखना है कि स्वप्रेरकत्व के अलावा अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक है वो भी हेनरी ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्योंकि इसमें 2 कुंडलियाँ होती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। तो 2 कुंडलियाँ होने के कारण ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कोहरे में दूरस्थ वस्तुएं देखने में उपयोगी किरणों का नाम लिखिए। तो कोहरे में दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए हम अवरक्त किरणों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कब बनाया जाता है। तो इसमें हमसे उस स्थिति के बारे में पूछा गया है कि उत्तल लेंस का जब उपयोग करते हैं तो हमें आभासी प्रतिबिंब किस स्थिति में प्राप्त होता है। तो उत्तल लेंस में 5 स्थितियाँ जो रहती हैं उसमें वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है और एक स्थिति ऐसी रहती है जिसमें हमें आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो जब वस्तु प्रकाशिक केंद्र मतलब ऑप्टिकल सेंटर O तथा फोकस मतलब F, इन दोनों के बीच स्थित होती है तब हमें उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो यदि हम इस चित्र में देखें तो ये हमारे पास एक उत्तल लेंस है। इस उत्तल लेंस में ये जो बिंदु है ये इसका प्रकाशिक केंद्र है और ये जो बिंदु है ये इसका फोकस है। तो जब हम प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में ये यहाँ पर जब वस्तु रखते हैं तो इस वस्तु का यहाँ हम देख रहे हैं हरा वाला ये जो प्रतिबिंब है ये बन रहा है और ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि यहाँ पर ये जो किरणें हैं इसको पीछे बढ़ा करके इस प्रतिबिंब को बनाया गया है। तो जब किरणों को पीछे बढ़ा करके प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था कि उत्तल लेंस के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। तो वो तब बनता है जब वस्तु फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में स्थित हो। अगला प्रश्न है एलईडी निर्माण के लिए प्रयुक्त अर्धचालक में बैंड अंतराल कम से कम कितना होना चाहिए। तो जब एलईडी का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए हम अर्धचालकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि अलग अलग अर्धचालकों का उपयोग करके अलग अलग रंगों के एलईडी बनाए जाते हैं। तो एलईडी का निर्माण करने के लिए जो अर्धचालक है उनमें जो बैंड अंतराल होना चाहिए वो लगभग होना चाहिए कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो ऊर्जा का मात्रक है। तो एलईडी का निर्माण करने के लिए जो भी अर्धचालक हम उपयोग कर रहे हैं उसका बैंड अंतराल कम से कम 1.8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ये अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है।
प्रश्न क्रमांक 4 है सही जोड़ी मिलाइए। यहाँ पर सबसे पहला नंबर है विद्युत शक्ति। तो विद्युत शक्ति की यदि बात करें तो विद्युत शक्ति को पावर बोलते हैं और पावर का फॉर्मूला होता है P बराबरी से V इंटू आई। अब पावर का फॉर्मूला V इंटू आई होता है जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हमने ओम का नियम पढ़ा है, ओम के नियम से जो V बराबर होता है, V का मान होता है I इंटू आर। अगर इस V के मान को हम यहाँ पर रख दें तो V की जगह यदि हम I इंटू आर रखेंगे और उसमें हम फिर से I का गुना करेंगे तो ये राशि हमें मिलेगी I इंटू आई का गुना हो जाएगा तो ये हमें मिलेगा आई स्क्वायर इंटू आर। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो विद्युत शक्ति है उसका जो सूत्र आता है P बराबरी से वो आता है आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये हमारा विद्युत शक्ति का जो ऑप्शन है ये सबसे लास्ट वाला सही होगा। विद्युत शक्ति का सूत्र होता है आई स्क्वायर इंटू आर। अगला नंबर है बी प्रेरण प्रतिघात। तो प्रेरण प्रतिघात को हम एक्स एल से प्रदर्शित करते हैं और एक्स एल का जो सूत्र होता है वो होता है ओमेगा इंटू एल। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर जो प्रश्न बी है प्रेरण प्रतिघात, इसका ऑप्शन नंबर ये 6 वाला सही हो जाएगा, ओमेगा इंटू एल। तो बी का ऑप्शन नंबर 6 सही होगा, ओमेगा इंटू एल। इसके बाद सी है ब्रूस्टर का नियम। तो ब्रूस्टर का नियम जो है वो ध्रुवन की घटना से संबंधित है। तो ब्रूस्टर का नियम का हो जाएगा ध्रुवन। डी ऑप्शन है आकाश का नीला रंग। तो आकाश का नीला रंग इसका कारण है प्रकाश का प्रकिरणन। तो आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकिरणन के कारण। अगला है विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की क्वांटम प्रकृति ये संबंधित है प्रकाश विद्युत प्रभाव से। इसके बाद अगली सही जोड़ी है जेनर डायोड। तो जेनर डायोड एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को नियंत्रित करने का काम करती है। तो जेनर डायोड का हो जाएगा वोल्टेज नियमन। और लास्ट है जी वाला चल कुंडली धारामापी। तो चल कुंडली धारामापी जो है वो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। तो चल कुंडली धारामापी का ऑप्शन हो जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो इस प्रकार से हमने जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पी प्रश्न, सही जोड़ी, खाली स्थान, ये सभी कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके बाद हम एक एक करके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उनको भी आगे हल करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? तो इसका उत्तर है किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की केवल एक ही दिशा हो सकती है, अतः प्रत्येक बिंदु पर से केवल एक ही क्षेत्र रेखा गुजर सकती है। यही कारण है कि क्षेत्र रेखाएं परस्पर कभी नहीं काटती। यदि दो क्षेत्र रेखाएं परस्पर काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगी, जो कि संभव नहीं है। तो दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, इसका मुख्य कारण यह है कि किसी भी बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र की दिशा देखी जाए तो वो एक ही दिशा हो सकती है और प्रत्येक बिंदु पर से केवल एक ही क्षेत्र रेखा गुजर सकती है। अगर दो क्षेत्र रेखाएं एक ही बिंदु से गुजरती है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो रही है, जो कि व्यवहार में संभव नहीं है। और यही कारण है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। प्रश्न नंबर 5 का जो अथवा है समविभव पृष्ठ की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो समविभव पृष्ठ की विशेषताएं है नंबर 1, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान रहता है। जैसे कि उसके नाम से ही स्पष्ट है समविभव पृष्ठ, तो ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो वही समविभव पृष्ठ कहलाता है। नंबर दूसरी विशेषता है दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करते या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते। नंबर तीसरा है विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती है, अर्थात विद्युत क्षेत्र रेखाएं समविभव पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। चौथी विशेषता है किसी विद्युत चालक का पृष्ठ सदैव एक समविभव पृष्ठ होता है। तो ये सारी ही एक समविभव पृष्ठ की विशेषताएं हैं, इसमें से हम कोई भी दो विशेषताएं लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 है मोटर गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के दौरान उसकी हेडलाइट कुछ मंद क्यों हो जाती है? तो इसका उत्तर है जब किसी मोटर गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इसकी बैटरी से अति प्रबल धारा ली जाती है, जिससे बैटरी का विभवांतर जो सूत्र है V बराबरी से E माइनस आई आर के अनुसार एक क्षण के लिए घट जाता है तथा इसकी हेडलाइट की रोशनी मंद हो जाती है। तो जब किसी मोटर गाड़ी के इंजन को स्टार्ट किया जाता है तो उसकी जो बैटरी है उससे बहुत प्रबल धारा ली जाती है और प्रबल धारा लेने के कारण जो विद्युत वाहक बल है E, उस विद्युत वाहक बल में से
कुछ विभव का पतन हो जाता है, क्योंकि हर एक सेल या बैटरी का कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है। उस आंतरिक प्रतिरोध के कारण आंतरिक प्रतिरोध में विभव पतन होता है। उस विभव पतन के कारण सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कम हो जाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कम होने का मतलब है कि उसके सिरों का जो टर्मिनल विभवांतर है वो कम हो गया। टर्मिनल विभवांतर कम होने के कारण थोड़े से समय के लिए, क्योंकि वोल्टेज कम हो गया है, तो इस कारण जो गाड़ी की हेडलाइट है उसकी रोशनी जो है वो मंद पड़ जाती है। तो मोटर गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करने के दौरान उसकी हेडलाइट का कुछ मंद हो जाना, ये टर्मिनल विभवांतर के कम होने के कारण होता है। प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा है, अनओमीय प्रतिरोध क्या है, इसका एक उदाहरण दीजिए। तो अनओमीय प्रतिरोध जो होते हैं वे परिपथ जिनमें ओम के नियम का पालन नहीं होता है, अर्थात जिनके सिरों पर आरोपित विभवांतर V तथा संगत धारा I का अनुपात नियत नहीं रहता है, ऐसे परिपथ या ऐसे चालक अनओमीय चालक कहलाते हैं। और अनओमीय चालकों के जो प्रतिरोध होते हैं उसी को हम अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। अनओमीय प्रतिरोधों के लिए V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होती है, जबकि ओमीय प्रतिरोध जो होते हैं उनमें सरल रेखा आती है। V और I के बीच जो ग्राफ खींचते हैं वो सरल रेखा प्राप्त होता है, जबकि अनओमीय परिपथ जो होते हैं या प्रतिरोध जो होते हैं उनमें V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होता है। उदाहरण की अगर बात करें तो टार्च का जो बल्ब है, विद्युत बल्ब है, ट्रांजिस्टर है, द्रव अपघट्य है, थर्मिस्टर, ये सभी जो है अनओमीय प्रतिरोध के उदाहरण हैं। तो इसके अनुसार ऐसे परिपथ जिनमें ओम के नियमों का पालन नहीं होता है उनको अनओमीय चालक कहते हैं, और अनओमीय चालकों के जो प्रतिरोध होते हैं उन्हें अनओमीय प्रतिरोध कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 है, साइक्लोट्रॉन क्या है, यह किस तथ्य पर आधारित है। तो साइक्लोट्रॉन के बारे में हम देखते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कणों जैसे कि प्रोटॉन, अल्फा कण, ड्यूट्रॉन या फिर आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कणों या फिर आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। जब किसी धनावेशित कण को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत उच्च आवृत्ति के विद्युत क्षेत्र में बार बार गति कराई जाती है तो वह त्वरित होता जाता है और वह अत्यधिक ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। साइक्लोट्रॉन में इस तथ्य का उपयोग किया जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कणों की परिक्रमण की जो आवृत्ति है वो कण की ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। तो इस तथ्य का उपयोग साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि में किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेशित कणों या फिर आयनों को त्वरित किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 7 का जो अथवा है, चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो जो धारामापी की सुग्राहिता का सूत्र है सेंसिटिविटी S = NAB/K। तो इस सूत्र में हम देखें तो सुग्राहिता बढ़ाने के लिए पहली कंडीशन ये है कि कुंडली में फेरों की संख्या n अधिक होनी चाहिए, क्योंकि n यहाँ पर सूत्र में ऊपर लिखा हुआ है तो कुंडली में फेरों की संख्या n अधिक होनी चाहिए। नंबर 2, कुंडली का जो क्षेत्रफल है कैपिटल A अधिक होना चाहिए, तो क्षेत्रफल का मान अधिक होना चाहिए। नंबर तीसरी कंडीशन है चुंबकीय क्षेत्र B प्रबल होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी अधिक होना चाहिए। और नंबर 4 है निलंबन तार या फिर जो स्प्रिंग की ऐंठन दृढ़ता है K, इस K का मान कम होना चाहिए, क्योंकि K यहाँ पे डिवाइड में है। तो K का मान अगर कम होगा तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। तो चल कुंडली धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए ये 4 उपाय हमारे पास है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है। तो इसका उत्तर है प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र में धारा एक दिशा में तथा दूसरे अर्धचक्र में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। प्रत्येक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होने के कारण प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती है। चूँकि विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर आधारित होती है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत अपघटन नहीं होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने एक प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बनाया है। तो प्रत्यावर्ती धारा का ये धनात्मक अर्धचक्र होता है और ये ऋणात्मक अर्धचक्र होता है। तो धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र के मान को यदि औसत मान को हम मिलाएं तो एक पूर्ण चक्र में जो धारा का औसत मान है वो 0 होता है। तो पूर्ण चक्र में धारा का औसत मान 0 होने के कारण प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती है। प्रश्न नंबर 8 है, प्रत्यावर्ती धारा द्वारा विद्युत अपघटन क्यों नहीं होता है। तो इसका उत्तर है प्रत्यावर्ती धारा के प्रथम अर्धचक्र में धारा एक दिशा में, जैसे कि यहाँ पे ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ बना हुआ है, तो प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा एक दिशा में होती है तथा
दूसरे अर्धचक्र में धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। तो दूसरा अर्धचक्र है, इसमें धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। अतः एक पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है। तो एक संपूर्ण चक्र की यदि बात करें तो इस पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान है वो 0 हो जाता है। अब प्रत्येक चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होने के कारण प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव को प्रदर्शित नहीं करती। चूंकि विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर ही आधारित होती है, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत अपघटन नहीं होता। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि प्रत्यावर्ती धारा जो है उसमें 2 अर्धचक्र होते हैं, एक धनात्मक अर्धचक्र और एक ऋणात्मक अर्धचक्र में। तो धनात्मक अर्धचक्र और ऋणात्मक अर्धचक्र के यदि औसत मान को हम मिलाएं धारा के औसत मान को, तो वो औसत मान होता है 0। अब प्रत्येक अर्धचक्र में प्रत्यावर्ती धारा एक बार धनात्मक और ऋणात्मक होने के कारण उस धारा का जो औसत मान होता है एक पूर्ण चक्र में वो 0 हो जाता है। 0 होने के कारण प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती, और रासायनिक प्रभाव प्रदर्शित नहीं करती तो क्योंकि विद्युत अपघटन की क्रिया विद्युत के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है और प्रत्यावर्ती धारा रासायनिक प्रभाव नहीं दर्शाती, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत अपघटन की क्रिया भी नहीं होती। प्रश्न क्रमांक 8 का अथवा है, किसी विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर चिंगारी क्यों निकलती है? तो इसका उत्तर है, विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ने पर इससे संबद्ध जो चुंबकीय फ्लक्स का मान है, जो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, वो चुंबकीय फ्लक्स का मान एकदम से घटकर 0 हो जाता है, मतलब एकदम से इसमें परिवर्तन हो जाता है। अतः चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर बहुत अधिक हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा या उच्च प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और उच्च प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण चिंगारी निकलती है। तो जब विद्युत परिपथ को अचानक तोड़ते हैं तो उससे संबंधित जो चुंबकीय फ्लक्स है वो उसका मान एकदम से घट जाता है। एकदम से घटने का मतलब चुंबकीय फ्लक्स में एकदम से परिवर्तन हो गया, और परिवर्तन की दर बहुत अधिक हुई, जिससे कि उच्च प्रेरित धारा उत्पन्न हुई, और उच्च प्रेरित धारा उत्पन्न होने के कारण चिंगारी निकलती है। प्रश्न नंबर 9 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? इसके लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है, तो प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करती हुई उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। इस परिघटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक सीमा पृष्ठ है, और इधर ऊपर वाला माध्यम सघन माध्यम है और नीचे इधर विरल माध्यम है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए जो शर्तें हैं वो 2 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये है कि प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, और दूसरी शर्त है सघन माध्यम में प्रकाश किरण का आपतन कोण माध्यमों के संगत क्रांतिक कोण के मान से अधिक होना चाहिए। तो ये 2 महत्वपूर्ण शर्तें हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के लिए। प्रश्न क्रमांक 9 का अथवा है, व्यतिकरण क्या होता है? इसका एक उदाहरण लिखिए। तो व्यतिकरण की जो परिभाषा है कि जब लगभग समान आयाम तथा समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगे जो मूलतः एक ही प्रकाश स्रोत से आ रही है, किसी माध्यम में एक साथ एक ही दिशा में चलती है, तो माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर जो प्रकाश की तीव्रता है वो भिन्न भिन्न होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण के अगर उदाहरण की बात करें तो साबुन के बुलबुलों का रंगीन दिखाई देना। जो साबुन के बुलबुले होते हैं वो हमें रंगीन दिखाई देते हैं, उसका कारण भी व्यतिकरण ही है। दूसरा उदाहरण है, जल की सतह पर फैली हुई केरोसिन तेल की परत। यदि जल की सतह पर केरोसिन तेल की परत फैली हुई है और उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो हमें रंगीन दिखाई देती है, इसका कारण भी व्यतिकरण ही है। प्रश्न क्रमांक 10 है, प्रिज्म से अपवर्तन, यहाँ पे अपवर्तन होगा, प्रिज्म से अपवर्तन को सचित्र समझाइए। तो प्रिज्म की सहायता से हमें प्रकाश के अपवर्तन का चित्र बनाकर उसे समझाना है। तो यहाँ पर चित्र द्वारा प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को समझाया गया है। तो यहाँ चित्र में एक प्रिज्म ABC बनाया गया है जिसके द्वारा हम प्रकाश के अपवर्तन को समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक प्रिज्म का जो पृष्ठ है AB पृष्ठ है उस पर एक प्रकाश किरण आपतित करी है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जैसे ही हम पृष्ठ के ऊपर प्रकाश किरण आपतित करते हैं तो ये प्रकाश किरण, क्योंकि यहाँ जो प्रिज्म के बाहर जो है ये वायु है तो बाहर का माध्यम हो जाएगा वायु, और प्रिज्म जो है वो कांच का बना हुआ है तो प्रिज्म के अंदर का माध्यम हो जाएगा कांच, और फिर जब प्रकाश किरण बाहर निकलेगी तो वापस वो वायु में ही जाएगी। तो यहाँ पर जब प्रकाश किरण AB पृष्ठ पर आपतित होती है तो आपतित होने के बाद ये अब यहाँ से किधर जाएगी, तो इसका पता लगाने के लिए हम AB पृष्ठ पर एक अभिलंब खींचते हैं। तो यहाँ पर हमने MO एक अभिलंब खींचा है। क्योंकि प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये प्रकाश किरण ऊपर जाने की बजाय, वैसे उसे इसे ऊपर जाना चाहिए था, अगर यहाँ पर प्रिज्म नहीं रखा होता तो प्रकाश किरण ऊपर जाती, पर क्योंकि प्रिज्म रखा हुआ है इसलिए प्रकाश किरण ऊपर नहीं जा करके प्रिज्म के आधार की ओर इस तरीके से झुकते हुए आगे चली जाएगी। अब ये प्रकाश किरण
दूसरे पृष्ठ AC के द्वारा फिर से इसका अपवर्तन होगा। फिर से हम AC पृष्ठ पे एक अभिलंब खींचेंगे और अभिलंब खींच करके इस प्रकाश किरण को फिर से नोटिस करेंगे कि किधर जाएगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ प्रकाश किरण कांच से वायु में जा रही है, तो ये प्रकाश किरण इस बार अभिलंब से दूर हटते हुए कुछ इस प्रकार से बाहर निकल जाएगी। तो जो प्रकाश किरण हमने प्रिज्म के ऊपर भेजी थी उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, और बीच वाली जो किरण है इसको बोला जाता है अपवर्तित किरण, और जो किरण बाहर निकलती है उसको बोला जाता है निर्गत किरण। यहाँ पर जो आपतित किरण होती है और अभिलंब होता है उसके बीच में जो कोण बनता है उसको बोला जाता है आपतन कोण, और इस आपतन कोण को हम प्रदर्शित करते हैं आई के द्वारा। इसके अलावा जो अपवर्तित किरण है और अभिलंब है उसके बीच जो कोण बनता है उसे बोला जाता है अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को प्रदर्शित किया जाता है आर से, तो यह अपवर्तन कोण हो जाएगा। इसके बाद जो निर्गत किरण है जो बाहर निकल रही है और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसे बोला जाता है निर्गत कोण, और निर्गत कोण को हम प्रदर्शित करते हैं ई के द्वारा। तो यहाँ पे आई जो है वो आपतन कोण है, आर जो है वो अपवर्तन कोण है, और ई जो है वो निर्गत कोण है। अब इसमें यदि हम इस आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाते हैं, इस आपतित किरण को ऐसे आगे की ओर बढ़ाए और जो निर्गत किरण थी उसको यदि हम पीछे की ओर लेके आए तो इन दोनों किरणों का जो कटान बिंदु है वहाँ पर एक कोण बनता है। इस कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण, और विचलन कोण को हम दर्शाते हैं डेल से। तो यहाँ डेल जो है वो विचलन कोण होगा जो हमें बताता है कि प्रिज्म से कितना अपवर्तन हुआ है। तो इस प्रकार हम प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को समझा सकते हैं। यहाँ ऊपर में जो कोण बना हुआ है ए वाला, इसको प्रिज्म का कोण कहा जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया के द्वारा हम प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन को चित्र के माध्यम से बता सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 का अथवा है कला संबद्ध स्रोतों से क्या तात्पर्य है। तो कला संबद्ध स्रोत उन स्रोतों को कला संबद्ध स्रोत कहते हैं जिनसे उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियाँ समान होती है तथा जिनके बीच कलांतर समय के सापेक्ष नियत बना रहता है, ऐसे स्रोत कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। दो स्रोत कला संबद्ध होंगे यदि इसके लिए दो शर्तें हैं। पहली शर्त है दोनों से उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियाँ जो है वो समान होना चाहिए, और दूसरी शर्त है दोनों तरंगों के मध्य जो कलांतर है वो समय के सापेक्ष शून्य हो या तो फिर नियत हो। तो इन दो शर्तों का उपयोग होता है कला संबद्ध स्रोतों में। प्रश्न नंबर 11 है डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में क्यों दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो इसका उत्तर है डी ब्रोगली के कण तरंग सिद्धांत के आधार पर जो गतिमान कण से संबद्ध तरंग की जो तरंगदैर्घ्य है उस तरंगदैर्घ्य का सूत्र होता है लैम्डा बराबरी से h/mv। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो आपका लैम्डा है ये डायरेक्ट m के व्युत क्रमानुपाती में है, मतलब लैम्डा और m में जो रिलेशन है यहाँ पर m द्रव्यमान है और लैम्डा जो है वो तरंगदैर्घ्य है। तो द्रव्यमान और लैम्डा में व्युत्क्रम का संबंध है। तो यदि हम देखें, यदि हम किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो उसकी तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि दैनिक जीवन में प्रयुक्त जो भी वस्तुएं हैं उनका द्रव्यमान m का मान बहुत अधिक होने पर यदि द्रव्यमान बढ़ जाता है तो लैम्डा का मान काफ़ी कम हो जाता है, और यदि तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है तो डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ही चीज़ है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है, और तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण डी ब्रोगली का कण तरंग सिद्धांत दैनिक जीवन में दृष्टिगोचर नहीं हो पाता है। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है निरोधी विभव किसे कहते हैं। तो निरोधी विभव प्रकाश विद्युत सेल के एनोड पर आरोपित वह ऋणात्मक विभव जिस पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है निरोधी विभव कहलाता है। तो जब हम प्रकाश विद्युत सेल के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें जो एनोड होता है उस पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर कि प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य हो जाए उस विभव को हम बोलते हैं निरोधी विभव। प्रश्न क्रमांक 12 है P और N प्रकार के अर्धचालकों में कोई दो अंतर लिखिए। तो यहाँ हमने P प्रकार के अर्धचालक लिख दिए हैं, दूसरे साइड N प्रकार के अर्धचालक। तो पहला अंतर है कि जब शुद्ध अर्धचालक में तीन संयोजकता वाले परमाणु जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरान, इंडियम, इनकी अशुद्धि यदि मिलाई जाती है तो P प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते हैं। तो जब शुद्ध अर्धचालक में तीन संयोजकता वाले परमाणुओं की अशुद्धि मिलाई जाती है तो हमें P प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। इसी प्रकार N प्रकार के अर्धचालक की बात करें तो जब शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले परमाणुओं जैसे कि आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, इनकी अशुद्धि मिलाने पर N प्रकार के अर्धचालक प्राप्त होते
है। तो n प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए शुद्ध अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले परमाणुओं की अशुद्धि मिलाना पड़ता है। दूसरा अंतर है p प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं, मतलब इसमें होलों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और n प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इनमें बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा अंतर है क्योंकि p प्रकार के अर्धचालक में होल ज़्यादा होते हैं तो इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक मतलब कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और n प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल होते हैं। तो जिसमें बहुसंख्यक होल होंगे उसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे, और जिसमें अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें बहुसंख्यक होल होंगे। तो दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। चौथा अंतर है इनमें होल घनत्व मतलब होलों की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन घनत्व की अपेक्षा बहुत अधिक होती है, मतलब NH मतलब यहाँ पे होता है होलों का घनत्व, ये बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉनों के घनत्व से। तो NH बड़ा होता है Ne से। और n प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो होता है वो होल घनत्व की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, मतलब Ne इलेक्ट्रॉन घनत्व या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ग्रेटर देन होती है NH होल घनत्व से। तो ये यहाँ पर हमने p और n प्रकार के अर्धचालकों में 4 अंतर लिख दिए हैं। आप इसमें से किसी भी 2 अंतर को लिख सकते हो सकता है कि प्रश्न आगे चल के 4 नंबर में भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 12 का जो अथवा है फोटोडायोड और सोलर सेल, इनमें कोई 2 अंतर लिखिए। तो यहाँ पर हमने एक साइड लिखा हुआ है फोटोडायोड को, एक साइड लिखा हुआ है सोलर सेल को। तो फोटोडायोड जो है उसको पश्च बायस में रखा जाता है, फोटोडायोड को हमेशा पश्च बायस में रखा जाता है। और सोलर सेल की यदि बात करें तो सोलर सेल में बाहर से बायसिंग करने की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब सोलर सेल में कोई भी बायसिंग नहीं होती है। दूसरा यदि अंतर देखें तो फोटोडायोड का जो उपयोग है वो प्रकाश संसूचक की युक्ति के रूप में किया जाता है, मतलब डिटेक्शन के लिए किया जाता है। और दूसरा अगर सोलर सेल की बात करें तो इसका तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सोलर सेल का उपयोग किया जाता है। तो ये फोटोडायोड और सोलर सेल में इस प्रकार से हम 2 अंतर लिख सकते हैं।